Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. So आज हम लोग इंडियन थिंकर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आते हैं जीएस घुरे, गोविंद सदाशिव घुरे। सो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, उनके लिए ये ऑफर है कि वो अलीम 10 का कोड यूज करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। और एक जो है रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ आपको एक बुक पेपर 1 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की, एक पेन और एक नोटबुक दी जाएगी फिलर फॉर्म की तरफ से। तो ये ऑफर है आपका 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। ठीक, 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। सो गोविंद सदाशिव घुरे, सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। गोविंद सदाशिव घुरे was a pioneer Indian academic who was a professor of sociology। ये इंडियन थे जो क्या थे, प्रोफेसर थे सोशोलॉजी के। In 1924 he became the second person to head the department of sociology at the University of Bombay। सो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सेकंड हेड बने थे ये, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी के सेकंड हेड बने थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। ठीक, and is widely regarded as the founder of Indian sociology and sociology in India। ये जो है फाउंडर माने जाते हैं इंडियन सोशोलॉजी या सोशोलॉजी इन इंडिया, दोनों के फाउंडर ये माने जाते हैं। ठीक, बॉर्न हुआ था इनका 12 दिसंबर 1893 में। ठीक, इनकी डेथ हुई थी 1983 मुंबई में ही। नेशनलिटी इंडियन है, तो ये एक इंडियन थिंकर थे जिन्होंने इंडियन सोशोलॉजी को फाउंड किया था। ठीक, तो इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी माना जाता है। इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी माना जाता है। इनके जो एकेडमिक एडवाइजर थे वो WHR रिवर्स, अल्फ्रेड कॉर्ट हैडन।
इन्फ्लुएंसेस WHR रिवर, ये जो है WHR रिवर से इन्फ्लुएंस थे। ठीक, 1 मिनट। ठीक, सबसे पहला जो इनका कॉन्सेप्ट आता है इंडोलॉजिकल अप्रोच का। तो इन्होंने इंडोलॉजी यानी कि इंडोलॉजिकल अप्रोच का इस्तेमाल करके इन्होंने स्टडी किया है सोशोलॉजी की। इंडोलॉजी क्या है? इंडोलॉजी इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडीइंग इंडियन सोसाइटी। ठीक, इंडोलॉजी क्या है? जब आप इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, किस पर्सपेक्टिव से? जब ये एक पर्सपेक्टिव है जिसके द्वारा जो है आप इंडियन सोसाइटी की स्टडी करते हैं, विच होल्ड दैट। अब इसमें क्या चीजें होती हैं, इस पर्सपेक्टिव में क्या चीजें होती हैं? द नेचर ऑफ इंडियन थॉट एंड साइकोलॉजिकल मेकअप। ठीक, तो नेचर ऑफ इंडियन थॉट एंड साइकोलॉजिकल मेकअप कैरेक्टराइज्ड बाय होलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। ठीक, तो ये ज्यादातर जो है किससे कैरेक्टराइज होता है? होलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। ये इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। ठीक, इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, बल्कि होलिज्म या कलेक्टिविज्म पे फोकस करता है। इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेस्ट प्राइमरी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम लिबर्टी। ठीक, तो ये वेस्ट से डिफरेंट है किसमें? प्राइमेसी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टीज is different from that of West primacy of individual freedom liberty. So in order to better understand it, it must be understood in terms of Indian thing. ठीक, तो चूंकि जो इंडियन सोसाइटी है वो वेस्ट से अलग है। ठीक, यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्राइमेसी है वो अलग है, फ्रीडम अलग है, लिबर्टी अलग है। तो अगर इस इंडियन सोसाइटी को समझना है तो आप जो है इंडियन थिंकिंग के तौर पे ही उसको समझ सकते हैं, इंडियन थॉट के बेसिस पे ही आप उनको समझ सकते हैं, इंडियन ट्रेडिशन के बेस पे आप उनको समझ सकते हैं, या इंडियन फिलॉसफी के बेस पे आप इनको समझ सकते हैं। इसी को कहा जाता है इंडोलॉजी। जब आप किसी भी इंडियन सोसाइटी की स्टडी करते हैं, उस पर्सपेक्टिव को इंडोलॉजी कहा जाता है। ठीक, भारतीय विद्या। भारतीय विद्या भारतीय समाज का अध्ययन करने का एक दृष्टिकोण है। ठीक, तो भारतीय विद्या क्या है? भारतीय समाज का अध्ययन करने का एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि भारतीय विचार और मनोविज्ञान संरचना, जो क्या मानता है? भारतीय विचार और मनोविज्ञान संरचना समग्रता और सामूहिकता द्वारा विशेषता। ठीक, की प्रकृति पश्चिम व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रधानता से अलग है, स्वतंत्रता की प्रधानता से अलग है। ताकि इसे बेहतर ढंग से समझे, इसे भारतीय सोच, परंपराओं और दर्शन के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। ठीक, तो क्या है भारतीय विद्या? क्या है भारतीय विद्या? एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है भारतीय समाज को अध्ययन करने का। और अगर आप इसको, क्योंकि भारतीय समाज जो है व्यक्ति स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की प्रधानता में के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये बहुत अलग है वेस्ट से, यानी कि पश्चिमी लोगों से बहुत अलग है। तो इसीलिए अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आप भारतीय सोच, भारतीय परंपराओं और इसी के संदर्भ में ही आप समझ सकते हैं भारतीय लोगों या भारतीय समाज। कास्ट, रेस एंड ट्राइब। कास्ट, रेस एंड ट्राइब, इससे ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर जो जीएस घुरे ने काम किया है वो कास्ट, रेस एंड ट्राइब पे ही काम किया है।
जाति और जनजाति। ठीक, तो ये कास्ट, रेस और मतलब दोनों को ट्रांसलेशन जाति जाति ही कर दिया है। ठीक, हालांकि अलग होगा, जाति और जनजाति, जाति जाति और जनजाति। तो इसमें क्या है, कास्ट, रेस एंड ट्राइब। कास्ट, रेस और ट्राइब में क्या कहते हैं जीएस गुरे? तो जीएस गुरे इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ caste in India can be considered as historical, Indological as well as comparative। तो जीएस गुरे ने जो कास्ट की स्टडी किया है इंडिया में, कास्ट की स्टडी जो किया है, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने जो है इसको हिस्टोरिकल माना, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, कैन बी कंसीडर। जो इन्होंने स्टडी किया है, जो इन्होंने अंडरस्टैंड किया है इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है उसको, वो हिस्टोरिकल भी कंसीडर किया जा सकता है, इंडोलॉजिकल भी कंसीडर किया जा सकता है, और उसके साथ साथ कंपेरेटिव भी कंसीडर किया जा सकता है। भारत में जाति की जीएस घुरे की समझ को ऐतिहासिक भी समझा जा सकता है, भारतीय विद्या और साथ ही तुलनात्मक माना जा सकता है। ठीक, तो तुलनात्मक भी भारतीय विद्या के बेसिस पे भी और ऐतिहासिक भी माना जाता है, जो उन्होंने जाति का अध्ययन किया है इंडियन समाज में, यानी कि भारतीय समाज में। इन हिज बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तो ये बुक है जिसका नाम है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उनकी बुक का क्या नाम था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ही एग्रीज विद सर हर्बर्ट रिस्ली दैट, वो एग्री करते हैं सर हर्बर्ट रिस्ली से, दैट कास्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस दैट केम टू इंडिया with along with the Aryans। ठीक, along with Aryans, ये विद नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, ये एग्रीज विद सर हर्बर्ट रिस्ली, तो हर्बर्ट रिस्ली से ये एग्री करते हैं और ये कहते हैं कि कास्ट जो है वो प्रोडक्ट है रेस का। ठीक, रेस क्या है, जब आप जो है कलर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो वो क्या है, रेस है। ठीक, तो कास्ट जो है वो रेस का प्रोडक्ट है, जो इंडिया में कैसे आया, आर्यंस के जरिए। ठीक, तो ये रिस्ले भी मानते हैं और उसी से एग्री करते हैं जीएस गुरे, कि रिस्ले की ने जो कहा था कि मतलब कास्ट जो है वो इंडिया में रेस का प्रोडक्ट है और ये जो है आर्यंस के जरिए आया, उसी पे एग्री करते हैं जीएस गुरे। अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में वो सर हर्बर्ट रिस्ले से सहमत हैं। ठीक, तो जो जीएस गुरे हैं वो अपनी एक पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में सर हर्बर्ट रिस्ले से सहमत होते हैं और ये कहते हैं कि जाति नस्ल का एक उत्पाद है। ठीक, तो अब यहाँ पे कास्ट की जाति की जगह पे यहाँ पे नस्ल लिख लीजिए। नस्ल। ठीक, तो जाति जो है नस्ल का एक उत्पाद है, जो आर्यों के साथ भारत में आई थी। जो किसके साथ आई थी भारत में, आर्यों के साथ आई थी। तो सबसे पहले ये बात रिस्ले ने कहा था कि जो जाति है वो किसकी, नस्ल का उत्पाद है, और ये आर्यों के साथ जो है भारत में आई थी। मतलब भारत का ये हिस्सा नहीं था, भारत में ये बाद में कास्ट सिस्टम बाद में आया, पहले जो है ये आर्यन से पहले कास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता। आर्यन ने ही ये कास्ट सिस्टम लाया और ये जो है नस्ल का उत्पाद है। तो ये रिस्ले का मानना था, इसी पे एग्री करते हैं जीएस गुरे। जीएस गुरे was of the view that Indian tribes were like backward Hindus। ठीक, तो ट्राइब्स के बारे में क्या कहते हैं ये, कि इंडियन ट्राइब्स जो हैं वो बैकवर्ड हिंदू हैं। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हु कंसीडर ट्राइब्स एज बैकवर्ड हिंदू। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। Ghure was of the view that Indian tribes were like backward Hindus। बैकवर्ड हिंदू मतलब ये हिंदू हैं लेकिन बैकवर्ड हैं। ठीक, तो एक तरह से ये एसिमिलेशन की बात करते हैं, मतलब हिंदू के साथ मिलाने की बात करते हैं। तो कभी कभी एसिमिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक, एसिमिलेशन की बात करते हैं ये ट्राइब्स को, कि मतलब ट्राइब्स को हिंदू के साथ जोड़ के पढ़ा जाना चाहिए। जनजातियां, घुरे का विचार था कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदुओं की तरह थी। तो जो ये क्या है,
पिछड़े हिंदुओं की तरह हैं, मतलब एक तरह से ये जो है सम्मिलित करना चाहते हैं, जो जनजातियां हैं उसको, जनजातियों को जो है वो हिंदुओं के साथ सम्मिलित करना चाहते हैं जीएस को। Their backwardness was due to their imperfect integration into Hindu society। ठीक, तो रीजन बताते हैं कि ये बैकवर्ड हिंदू क्यों है, ट्राइब्स जो हैं वो बैकवर्ड हिंदू क्यों हैं। तो वो बैकवर्ड हिंदू इसलिए हैं क्योंकि उनको अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन नहीं किया गया हिंदू सोसाइटी में। हिंदू सोसाइटी में सही तरीके से इंटीग्रेशन नहीं हुआ ट्राइब्स का, जनजातियों का, इसीलिए जो है वो बैकवर्ड रह गए। उनका पिछड़ापन हिंदू समाज में उनके अपूर्ण एकीकरण के कारण था। ठीक, तो चूंकि जो हिंदू समाज में अपूर्ण एकीकरण हुआ जनजातियों का, इसी वजह से वो पिछड़ गए, इसीलिए उनका पिछड़ापन अभी बाकी रह गया। ठीक, तो ये वजह थी जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, उनके पिछड़ने की। तो इसीलिए वो ये फोकस करते हैं कि अभी अगर आप जो है ट्राइब्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एसिमिलेशन पे फोकस करना होगा। असिमिलेशन यानी कि सम्मिलित करना, मतलब एक साथ मिला के चलना होगा। द संथाल्स, भील्स, गोंड्स एटसेट्रा, ये सब जो है ट्राइब्स के नाम है। संथाल्स, भील्स, गोंड्स एटसेट्रा हु लिव इन साउथ सेंट्रल इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक, तो ये जो है संथाल, भील्स, गोंड्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं बैकवर्ड क्लास हिंदू के। सो अगर आपको ये भी पूछ सकता है कि संथाल, भील्स और गोंड्स कहाँ के हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि ये ट्राइब्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये ट्राइब ज्यादातर साउथ सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, साउथ सेंट्रल इंडिया में ज्यादातर ये ट्राइब्स पाए जाते हैं। दक्षिण मध्य भारत में रहने वाले संथाल, भील्स, गोंड्स आदि उनके उदाहरण हैं। ठीक, तो ये दक्षिण भारत में रहने वाले हैं। संथाल, भील्स, गोंड्स ये सब दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, और यही जो है हिंदू के पिछड़ेपन की जो जनजातियां हैं उसका एग्जाम्पल है, उसके उदाहरण। रिलीजन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिलीजन। रिलीजन के बारे में जीएस घुरे ने क्या बात की है वो देख लेते हैं। धर्म के बारे में क्या बात किया है। गोविंद सदाशिव घुरे डेलिनिएट्स 5 फाउंडेशन ऑफ कल्चर। तो इन्होंने 5 फाउंडेशन ऑफ कल्चर बताया है, मतलब कि कल्चर के 5 तरीके के फाउंडेशन है। ठीक, तो अब उस कल्चर के 5 फाउंडेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं। गोविंद सदाशिव घुरे ने संस्कृति की 5 नींवों को चित्रित किया है, जिसमें सबसे पहले आता है रिलीजियस कॉन्शियसनेस। सबसे पहले धर्म की चेतना, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, मतलब अपने रिलीजन के बारे में जानना, उसके बारे में समझना, और ये फील करना, एक कॉन्शियसनेस होना चाहिए अपने रिलीजन के बारे में। ठीक, उस पर बिलीफ होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा आता है कंसाइंस यानी कि विवेक। दूसरा जो फाउंडेशन है कल्चर का वो विवेक है, कंसाइंस है। ठीक, तीसरा क्या है, जस्टिस। तीसरा क्या है, जस्टिस, न्याय। ठीक, तो कल्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है न्याय यानी कि जस्टिस। फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज, और चौथा है फ्री परसूट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का जो है, ज्ञान की मुक्ति खोज, और मतलब आसान तरीके से आप ज्ञान की खोज कर सके। ठीक, ये गलत है इसका ट्रांसलेशन। ठीक, फ्री परसूट ऑफ नॉलेज मतलब कि ज्ञान की खोज, मुफ्त जो है ज्ञान की खोज, मुफ्त ज्ञान की खोज, free pursuit of knowledge। and the last one is fifth one, toleration। सबसे ज्यादा जरूरी है टॉलरेशन कल्चर के लिए। रिलीजियस consciousness as a value manifested itself at the dawn of history। ठीक, सहनशीलता जरूरी है,
किसी भी कल्चर के लिए मूल के रूप में धार्मिक चेतना इतिहास के प्रारंभ में प्रकट हुई। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि रिलीजन ही जो है टॉलरेंस को प्रोड्यूस करता है ज्यादातर। नेक्स्ट आता है किनशिप। किनशिप के बारे में जीएस घुरे ने बात किया है। अब किनशिप में ये क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। रिश्तेदारी में क्या कहते हैं, द गोत्रा एंड चरना was kin categories of Indo-European languages which systematized the rank and status of the people। तो ये क्या कहते हैं, गोत्रा और चरना, चर्न जिसको कहा जाता है। ठीक, तो गोत्र और चर्न जो है वो क्या है, किन कैटेगरीज हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के। ठीक, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के। विच सिस्टमेटाइज, जो क्या करता है, सिस्टमेटाइज करता है, सिस्टम में लगाता है। द रैंक एंड स्टेटस ऑफ पीपल, लोगों की रैंक क्या होगी, लोगों का स्टेटस क्या होगा, ये बताता है। कौन, गोत्रा और चर्न। ठीक, गोत्र और चर्न, गोत्र और चर्न होगा। ठीक, चरण, गोत्र और चर्न भारत यूरोपीय भाषाओं की परिजन श्रेणियां थी जो लोगों के पद और स्थिति को व्यवस्थित करती थी। जो गोत्र है और चर्म है वही जो है लोगों की स्थितियां और लोगों की श्रेणी को व्यवस्थित करती थी। बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। These categories were derived from names of sages of the past. These sages were the real or the eponymous founder of Gotra and Churn। अब ये कैटेगरी जो है ये किसी ऐसे नेम से, सेज के नाम से ली जाती थी। ठीक, ये श्रेणियां अतीत के ऋषियों के नामों से ली जाती थी। तो सेजेस क्या है, ऋषियां जो थी। ठीक, ऋषियों के बारे में आप लोग जानते होंगे। These categories were derived from names of sages of the past। जो पास्ट के ऋषि होते थे, पास्ट के जो सेजेस होते थे, उनके नाम से ये कैटेगरी ड्राइव होती थी, उनके नाम से ये कैटेगरी निकल के आती थी। These sages were the real eponymous founder of the गोत्रा एंड चर्न। तो ये जो सेजेस होते थे, इन्होंने ही उस गोत्र का या चर्न का को फाउंड किया है, इसीलिए उनसे ही ये सारी चीजें ड्राइव होके आती। ठीक, ये संत गोत्र और चरण के वास्तविक या नामांकित संस्थापक थे। तो कुछ संत होते हैं जिनसे गोत्र या मतलब चरण लाया जाता था, जिनसे चलता आता है, तो वही संत जो है उसके वास्तविक संस्थापक हुआ करते हैं। ठीक, वही संत जो है उसके वास्तविक संस्थापक हुआ करते हैं। किन एंड कास्ट आर पैरेलल, इन्होंने एक फेमस कोटेशन दी थी जिसको कहा था इन्होंने, किन्स और कास्ट जो है वो क्या है, पैरेलल। परिजन और जाति समानांतर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हु सेड दैट किन एंड कास्ट आर पैरेलल, परिजन और जाति समानांतर हैं, ये किसने कहा था। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सिविलाइजेशन, सभ्यता। ठीक, तो सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है, सिविलाइजेशन या सभ्यता। तो सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गुरे, सिविलाइजेशन इज द सम टोटल ऑफ सोशल हेरिटेज प्रोजेक्टेड ऑन द सोशल प्लेन। ठीक, गुरे के अनुसार सभ्यता सामाजिक धरातल पर अनुमानित सामाजिक विरासत का कुल योग है। तो सिविलाइजेशन क्या है, जो हमको हेरिटेज में मिला, सोशल हेरिटेज में जो भी चीजें मिली, जो हमारे पूर्वजों से मिली, उन सबको अगर आप इकट्ठा करके रखते हैं तो वो एक तरह का क्या है, सिविलाइजेशन है। ठीक, घुरे के अनुसार सभ्यता सामाजिक धरातल पर अनुमानित सामाजिक विरासत का कुल योग है। ठीक, तो जो अनुमानित सामाजिक विरासत होते हैं वही जो है जोड़कर क्या बनते हैं, सभ्यता बनाए जाते हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोसाइटी। सिविलाइजेशन क्या है, एक एट्रीब्यूट ऑफ द सोसाइटी है। डिफरेंट सोसाइटीज कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रेफरेंस टू देयर सिविलाइजेशनल अटेनमेंट। ठीक,
तो अलग अलग सोसाइटी को अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग सोसाइटी जो है उनको आप अलग किस तरीके से कर सकते हैं कि उन्होंने कितना सिविलाइजेशनल अटेनमेंट किया है, उस बेसिस पे आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ सोसाइटीज को ज़्यादा सिविलाइज मानते हैं और कुछ सोसाइटीज को कम सिविलाइज मानते हैं, तो उस बेसिस पे आप सोसाइटी को अलग अलग कर सकते हैं। ये भी समाज का एक गुण है, विभिन्न समाजों को उनकी सभ्यतागत उपलब्धि के संदर्भ में विभेदित किया जा सकता है। ठीक, तो समाज का एक ऐसा गुण है, समाज का ये गुण है कौन? सभ्यता। तो अलग अलग जो समाज हैं, विभिन्न समाज जो हैं, उनको जो है उनके सभ्यतागत उपलब्धि के बेसिस पे उनको अलग अलग किया जा सकता है, मतलब विभेदित किया जा सकता है, मतलब उनको बांटा जा सकता है। ठीक, हिंदू रिलीजन हैज कम टू बी डिफाइंड एज वर्णाश्रम धर्म। ठीक, सो इन्होंने हिंदू रिलीजन को कैसे डिफाइन किया? वर्णाश्रम धर्म के तौर पे डिफाइन किया। ठीक, तो बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसने हिंदू रिलीजन को डिफाइन करते वक्त ये कहा कि ये जो है क्या है? वर्णाश्रम धर्म है। ठीक, हिंदू धर्म को वर्णाश्रम धर्म के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, तो हिंदू धर्म को इन्होंने वर्णाश्रम धर्म के रूप में परिभाषित किया है। तो इन्होंने डिफाइन किया है हिंदू रिलीजन को वर्णाश्रम धर्म के तौर पे। ये फाउंडर हैं इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के, तो ये भी याद रखना है। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी जो अभी भी चलती है उसके ये फाउंडर हैं। ठीक, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के ये संस्थापक, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के ये संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। मैरिज रिस्ट्रिक्शन के बारे में क्या बात करते हैं ये? विवाह प्रतिबंध के बारे में क्या बात करते हैं? द घुरे, टू घुरे, देयर आर 3 टाइप ऑफ मैरिज रिस्ट्रिक्शन इन आवर सोसाइटी। घुरे के अकॉर्डिंग जो है हमारी सोसाइटी में 3 टाइप के मैरिज रिस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं, विच सेव द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड किनशिप। जो है रिलेशनशिप को सेव करते हैं किस किस के बीच में? कास्ट और किनशिप के बीच में। ठीक, तो हमारे सोसाइटी में 3 तरह के मैरिज रिस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं और जो क्या करते हैं, कास्ट और किनशिप रिलेशनशिप को सेव करते हैं, क्योंकि कास्ट के बेस पे भी मैरिज रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं और उसकी का जो मैरिज होती है उसके बाद किनशिप बनती है। तो जैसा मतलब रिस्ट्रिक्शन होगा उसी बेस पे कास्ट भी होगा और उसी बेस पे किनशिप सिस्टम भी होगा। घुरे के अनुसार हमारे समाज में 3 प्रकार के विवाह प्रतिबंध हैं। तो हमारे समाज में विवाह से रिलेटेड 3 प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो जाति और रिश्तेदारी के बीच संबंधों को आकार देते हैं। जो जाति और रिश्तेदारी के बीच में जो भी संबंध हैं उसको आकार देते हैं। These are endogamy, exogamy and hypergamy। तो ये सब क्या है? एंडोगैमी, एक्सोगैमी एंड हाइपरगैमी। ठीक, तो एंडोगैमी, एक्सोगैमी और हाइपरगैमी ये 3 तरीके के जो है क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, मैरिज रिस्ट्रिक्शन है जो हमारे समाज में पाए जाते हैं। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, विवाह और हाइपरगैमी। अब हाइपरगैमी का आप लोग देख लीजिएगा क्या है ट्रांसलेशन। एक्सोगैमी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इसमें भी एक्सोगैमी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सोगैमी किसको कहते हैं? एक्सोगैमी कहते हैं जब आप जो है एक्सोगैमी कहते हैं जब आप जो है बाहर अपने ग्रुप से बाहर शादी करते हैं, तो ये क्या है? एक तरह का एक्सोगैमी होता है। ठीक, एक तरह का एक्सोगैमी होता है। जैसे कास्ट जो है वो क्या है? एंडोगैमी है। गोत्रा जो है वो क्या है? गोत्र जो है वो क्या है? एक्सोगैमी है। कास्ट एंडोगैमी, आपको विद इन कास्ट मैरिज करना होता है, लेकिन गोत्रा में जो है तो आउटसाइड गोत्र आपको शादी करना होता है, तो ये क्या है? एक तरह का एक्सोगैमी है। तो आप कास्ट को एंडोगैमी समझिए और गोत्र को एक्सोगैमी। ठीक, बहिर्विवाह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। बहिर्विवाह मतलब बहिर्विवाह या अंतर्विवाह क्या होता है? बहिर्विवाह कहते हैं जब आप अपने ग्रुप से, अपने समूह से बाहर जो है विवाह करते हैं, तो वो क्या है? बहिर्विवाह कहलाता है। और अंतर्विवाह क्या है? जब आप अपने ग्रुप के अंदर करते हैं। ठीक, जैसा कि कास्ट, जाति क्या है? आपका एक ग्रुप है, जाति के अंदर ही अपनी ही जाति से आपको
विवाह करना होता है तो एक तरह का क्या हो गया, अंतर्विवाह हो गया। लेकिन आपको गोत्र से अलग करना होता है, गोत्र भी आपका एक समूह है, लेकिन उस समूह से आपको बाहर करना होता है, तो ये क्या हो गया, एक बहिर्विवाह का टाइप हो गया। तो दो तरह की एक्सोगेमी यानी कि दो तरह के बहिर्विवाह के बारे में बात करते हैं। जीएस गुरे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सपिंडा और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ किन। ठीक, तो सपिंडा में क्या क्या आ जाते हैं, जो हमारे किनशिप में जो प्राइवेटेड लोग होते हैं, जैसे हम लोग कुछ किनशिप के कुछ ऐसे लोग, किनशिप में हमारी रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मतलब विवाह जो है वो प्रतिबंधित होता है, प्रोहिबिटेड होता है। कुछ रिश्तेदार, कुछ किन ऐसे होते हैं जिनसे मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड होती है। सपिंडा या परिजनों की निषिद्ध डिग्री, जिनसे आप कभी भी मतलब विवाह नहीं कर सकते। ठीक, ऐसी कुछ रिश्तेदारियां होती हैं जिनसे आप कभी भी विवाह नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह का ये एक्सोगेमी हो गया कि मतलब उन रिश्तेदारी से बाहर आपको शादी करना, ठीक, जिसको सपिंडा कहा जाता है। सेप्ट और गोत्रा, सेप्ट या गोत्रा जो ये भी एक एक्सोगेमी है। ठीक, सपिंडा में तो किनशिप आ गया, लेकिन सेप्ट और गोत्रा जो है ये भी एक एक्सोगेमी है। आपको गोत्र से बाहर ही शादी करना होता है। और सप्त या गोत्र, जिसको तो इसमें भी बहिर्विवाह होता है, तो आपको गोत्र से बाहर ही विवाह करना होता है। एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे रिलेटेड। एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स, हाइपरगैमी देख लेते हैं। यहाँ पे हाइपरगैमी नहीं दिया हुआ है, तो हाइपरगैमी किसको कहते हैं मैं एक बार बता दूं। हाइपरगैमी कहते हैं जो छोटे कास्ट वाले, मतलब दो तरीके की होती हैं। ये जो छोटे कास्ट वाले हैं वो जो है अपर कास्ट से शादी नहीं कर सकते। ये इस तरह, ये भी एक तरह का मतलब इसको हाइपरगैमी कहा जाता है। अब इसमें डिपेंड करता है मेल और फीमेल, ठीक, मेल और फीमेल। तो फीमेल अगर छोटे कास्ट की है और मेल जो है अपर कास्ट का है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक। लेकिन अगर फीमेल अपर कास्ट की है और मेल जो है वो लोअर कास्ट का है, तो यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। तो इसी को हाइपरगैमी कहा जाता है। एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि घुरे जो है बिलीव करते हैं एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स पे, जनजातियों का समावेश पे वो ज्यादातर बिलीव करते हैं, ठीक। घुरे वांटेड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू बी एसिमिलेटेड इनटू द हिंदू सोसाइटी। तो घुरे जो है हमेशा चाहते थे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाएं एंड पॉलिटी, हिंदू सोसाइटी एंड पॉलिटी में एसिमिलेट हो जाएं, जस्ट एज ही वांटेड शेड्यूल्ड कास्ट टू आल्सो बी मर्ज्ड। जैसे कि वो शेड्यूल कास्ट को भी चाहते थे कि वो मर्ज हो जाएं हिंदू सोसाइटी, ठीक। बुरे चाहते थे कि अनुसूचित जनजातियों को हिंदू समाज और राजनीति में शामिल किया जाए, ठीक। तो वो चाहते थे कि हिंदू समाज में जो है जो जनजातियां हैं उनको भी शामिल किया जाए और हिंदू समाज की जो राजनीति है उसमें भी जनजातियों को शामिल किया जाए। ठीक उसी तरह जैसे वो चाहते थे कि अनुसूचित जातियों का भी विलय किया जाए, ठीक। तो जो अनुसूचित जातियां हैं उनका भी विलय किया जाए जो अदर जातियां हैं उनके साथ, ठीक। तो एक तरह से अनुसूचित जाति जो थे वो अपने आप को जो है अलग मानते थे हिंदू सोसाइटी से, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आ, निचले स्तर की, बहुत निचले कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इस वजह से जो है उनको, वो चाहते थे कि वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आए, उनका भी मतलब मर्जर हो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, मेन हिंदू सोसाइटी, ठीक। तो जिस तरह से वो ट्राइब्स को चाहते थे कि उनका असिमिलेशन हो हिंदू सोसाइटी में, तो ये हमेशा बिलीव करते थे हिंदू सोसाइटी के असिमिलेशन में, मतलब हिंदू की सोसाइटी के साथ असिमिलेशन का, ट्राइब्स का असिमिलेशन जो है हिंदू की सोसाइटी के साथ होना चाहिए, ये हमेशा ये चाहते थे, ठीक। जनजातियों का जो है समावेश हिंदू समाज में हो जाना चाहिए। While he wanted the tribes of central India to be integrated through Hinduization, हिंदुइजेशन, ठीक, हिंदुइजेशन कह सकते हैं इसको। तो ये चाहते थे कि जो सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाएं हिंदू सोसाइटी में,
जिसको हिंदुइजेशन का नाम दिया था इन्होंने। एज ही फेल्ट कॉन्टेक्ट विद द हिंदू वुड इनहेंस देयर स्टेटस, क्योंकि वो चाहते थे, वो जानते थे, वो ये महसूस कर रहे थे कि अगर इनका जो है असिमिलेशन हो जाता है हिंदू सोसाइटी के साथ तो उनका स्टेटस जो है वो बढ़ जाएगा। जबकि वो चाहते थे कि मध्य भारत की जनजातियों को हिंदूकरण के माध्यम से एकीकृत किया जाए। ठीक, तो हिंदूकरण के माध्यम से उनको एकीकृत किया जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदुओं के साथ संपर्क से उनकी स्थिति बढ़ेगी। तो वो जानते थे कि अगर ये जनजातियां हिंदुओं के साथ मिल जाएं तो हिंदुओं के साथ मिलकर जो जनजातियां हैं उनकी अपनी स्थिति बढ़ जाएगी। ठीक, उनकी अपनी स्थिति बढ़ जाएगी। हिज आर्टिकल, उनका एक आर्टिकल था जो बहुत फेमस है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। ठीक, ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन के नाम से है। ठीक, उनका एक लेख ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन है, तो ये भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, जो हमने इनके बायोडाटा में पढ़ा है, तो ये फादर हैं इंडियन सोशोलॉजी के, भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं ये। ठीक, एचओडी ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1924, ये जो है 1924 में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। ठीक, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने 1924 में। 1924 में बॉम्बे विश्वविद्यालय के एचओडी बने, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ही कंसीडर कास्ट एज ब्राह्मणिकल चाइल्ड, इन्होंने कास्ट को जो है ब्राह्मणिकल चाइल्ड कंसीडर किया है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक, इन्होंने कास्ट को ब्राह्मणिकल चाइल्ड के रूप में कंसीडर किया है। वे जाति को ब्राह्मणवादी संतान मानते थे। ठीक, तो वो जाति को क्या मानते थे? ब्राह्मणवादी संतान मानते थे। ठीक, रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट विद रिस्ले, तो रिस्ले के साथ इन्होंने रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट दिया था। ठीक, अब ये रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट क्या है? जाति का नस्लीय सिद्धांत, जिसमें ये मानते हैं कि जो जाति है, जो कास्ट सिस्टम है, वो कहाँ से आया? आर्यन से आया। ठीक, वो रेस से ही आया। ठीक, उसी को रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट कहा जाता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम एक बार देख लेते हैं थ्योरी में क्या कहा गया है। कास्ट इज अ ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर। ठीक, तो कास्ट क्या है? ब्राह्मणिक चाइल्ड है इंडो आर्यन कल्चर का। क्रेडल इन द लैंड ऑफ द गंगास गैंग्स एंड देन ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले ये लैंड ऑफ गैंग्स के पास आया। ठीक, उसके बाद जो है ये अदर पार्ट ऑफ इंडिया में फैला। जातीय भारतीय आर्य संस्कृति की एक ब्राह्मणवादी संतान है। ठीक, तो भारतीय जाति जो है वो भारतीय आर्य संस्कृति की एक ब्राह्मणवादी संतान है, जो गंगा की भूमि में पली बढ़ी, जो पहले गंगा की भूमि में ही पली बढ़ी और फिर भारत के दूसरे पार्ट में भी स्थानांतरित हो गई। ठीक, तो ये याद रखना है, सबसे पहले जो है लैंड ऑफ गैंग्स में ये फैला, उसके बाद जो है दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हुई। गंगा की भूमि पे पहले पली बढ़ी, मतलब वहां पे फैली, उसके बाद जो है भारत के अदर पार्ट में ये फैली। ठीक, तो ये रेशियल थ्योरी थी, और इसको इन्होंने अकेले नहीं बल्कि रिस्ले के साथ दिया था, रिस्ले के साथ। ठीक, स्टडीड महादेवी कोलिस अ शेड्यूल कास्ट, तो महादेवी कोलिस क्या है? एक शेड्यूल कास्ट है, इसकी स्टडी इन्होंने किया था। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, किसने जो है महादेवी कोलिस की स्टडी किया है? अनुसूचित जाति महादेवी कोली का अध्ययन किया है। ठीक, तो महादेवी कोली का अध्ययन जो है ये जीएस घुरे ने, गोविंद सदाशिव घुरे ने किया है, जो एक अनुसूचित जाति थी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रर्बनाइजेशन। ठीक, तो रर्बनाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है जीएस घुरे ने। अब इसमें शहरीकरण, इसमें क्या कहा है उन्होंने? रर्बनाइजेशन और रूरल अर्बनाइजेशन इज एन अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, तो एक अप्रोच है इंडिया में अर्बनाइजेशन को समझने का।
अब ब्राह्मण एक कास्ट है, लेकिन सबसे अपर में जो है क्या है, ब्राह्मण ब्राह्मणवादी संतान, मतलब कि ब्राह्मण के जरिए ही सारी संतान निकली हुई है, इस तरह से कह सकते हैं हम। ब्राह्मणिकल चाइल्ड मतलब अ, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ही इनको बनाया, बाकी जो कास्ट हैं उन कास्ट को ब्राह्मण ने ही बनाया, ठीक, इसीलिए इसको ब्राह्मणवादी संतान कहा जाता है। तो समझ में आ गया, ब्राह्मण ने ही कास्ट को बनाया है, इसीलिए उसको ब्राह्मणवादी संतान कहा जाता है, यानी कि ब्राह्मणिकल चाइल्ड कहा जाता है। और ये दूसरा मीनिंग आप इससे ब्रह्मा से निकाल सकते हैं, ठीक, ब्रह्मा जो है, जो गॉड थे, उनसे निकाल सकते हैं ये इसकी मीनिंग। और एक मीनिंग ये जो हो सकती है कि वो जो है ब्राह्मण ने ही इस कास्ट को, सारे कास्ट को बनाया है, इसीलिए उसको ब्राह्मणिकल चाइल्ड कहा जा सकता है। दूसरा ये मीनिंग निकलती है इससे कि ब्रह्मा से जो है सारी कास्ट निकल के आती है। ये हो गया स्टडीड महादेवी कोलीज। अर्बनाइजेशन क्या है, एक अप्रोच है जिसमें आप जो है, जो इंडिया के रूरल एरियाज हैं जो अर्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनका अर्बनाइजेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को समझने का एक जो है अप्रोच है अर्बनाइजेशन, ठीक। एक कह सकते हैं कि एक थ्योरी है अर्बनाइजेशन, कि कैसे जो है रूरल इंडिया जो है वो अर्बनाइज हो रहा है, उसको समझने के लिए। शहरीकरण क्या है, नगरीकरण या ग्रामीण शहरीकरण, ठीक, तो अर्बनाइजेशन को नगरीकरण भी कहा जा सकता है या ग्रामीण शहरीकरण। भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक दृष्टिकोण है, तो ये एक दृष्टिकोण है, नगरीकरण एक दृष्टिकोण है जो क्या है, भारत में जो शहरीकरण हो रहा है उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए, ठीक। ब्राह्मणिकल चाइल्ड समझ में आया आपको? Ghurye is considered with Ghurye is concerned with urban influence on rural life and tried to understand the growth of urban areas in the country। तो ये जो है ज्यादातर फोकस करते हैं कि कैसे जो अर्बन है उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है रूरल लाइफ पे, ठीक, इसी को समझने की कोशिश करते हैं वो। और किस तरह से अर्बन एरिया जो है कंट्री में ग्रोथ हो रही है, मतलब कि कैसे जो है रूरल एरिया जो है वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रही है। अरे ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा गॉड को जानते हैं आप लोग, ब्रह्मा जो है एक गॉड थे जिनसे सारे जो है कास्ट निकली हुई हैं, ठीक। सो इसीलिए उनको ब्राह्मणिकल चाइल्ड कहा जाता है। घुरे का सरोकार ग्रामीण जीवन पर शहरी प्रभाव से है और उन्होंने देश में शहरी क्षेत्रों के विकास को समझने की कोशिश की, ठीक। तो घुरे जो है ज़्यादातर फोकस करते हैं कि मतलब जो ग्रामीण जीवन है उस पे शहरों का प्रभाव हो रहा है और कैसे जो है जो ग्रामीण एरिया है वो उनका शहरीकरण हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो शहरी क्षेत्रों में कैसे बदल रहे हैं, ठीक, उसको समझने की कोशिश किया है उन्होंने अर्बनाइजेशन में। और ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं सोशोलॉजी में जो ये कहती हैं कि कास्ट को जो है वो ब्राह्मण ने ही बनाया, ठीक, बहुत सारी थ्योरीज हैं सोशोलॉजी में ऐसी। वैसे यहाँ पे ब्राह्मणिकल चाइल्ड का मतलब यही हो सकता है कि ब्राह्मण से निकली हुई है सारे कास्ट, इसीलिए जो है उसको ब्राह्मणिकल चाइल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हायरार्की। नहीं, कास्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो कास्ट के कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं ये, घुरे एक्सप्लेन कास्ट इन इंडिया बेस्ड ऑन 6 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। तो इन्होंने 6 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक बताई है कास्ट की, जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में।
ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया था, जो विशेषताएँ बताई थी जाति की, वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। घुरे 6 विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर भारत में जाति की व्याख्या करते हैं। तो जो 6 विशिष्ट विशेषताएँ हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आता है सेगमेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। सेगमेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी को अलग-अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। सेगमेंट मतलब पार्ट में, ठीक? जैसे यहाँ पे आपने कह दिया कि तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है सारी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ठीक? तो ये क्या है, एक तरह का सेगमेंट बना दिया गया है और पूरे समाज को इसी में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ लोग ब्राह्मण होंगे, कुछ लोग क्षत्रिय होंगे, कुछ लोग जो है वैश्य होंगे और कुछ लोग शूद्र होंगे, ठीक? समाज का खंडीय विभाजन, सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है, समाज का खंडीय विभाजन मतलब अलग-अलग खंड में बाँट दिया जा रहा है, ठीक? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य और कोई शूद्र, ठीक? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हायरार्की है। हायरार्की मतलब पदानुक्रम है। हायरार्की मतलब क्या है, हायरार्की इसलिए है क्योंकि कुछ कास्ट को अपर उसमें रखा जाता है, अपर स्टेटस में रखा जाता है और कुछ को लोअर स्टेटस में रखा जाता है। जैसे ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय, ठीक? तो इस तरह से मतलब आप जो है हायरार्की बनाते हैं कास्ट सिस्टम में, पदा उसको जो है पद देते हैं, उनका पदानुक्रम करते हैं। पदानुक्रम मतलब कि ब्राह्मण ऊपर होंगे, उसके बाद क्षत्रिय होंगे, इस तरह से मतलब आप जो है उनको कर्म में बाँटते हैं। तीसरा क्या है, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस। कुछ लोगों को जो है सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज दी जाती हैं और कुछ लोगों को प्रिविलेज दी जाती है। डिसेबिलिटीज मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब कुछ कास्ट के लोग नहीं कर सकते, जैसे कि प्रीचिंग वाला या टीचिंग का काम जो था वो छोटी जात के लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन बड़ी जात को ये प्रिविलेज दी जाती थी कि उनको उनकी सेवा लोग करें, छोटे जो जात वाले थे उनकी सेवा करें। इस तरह से मतलब एक तरह का प्रिविलेज दिया जाता था कुछ कास्ट को, और कुछ कास्ट को रिलीजियस या सिविल डिसेबिलिटीज में दी जाती थी, ठीक? जैसे जिनको अछूत माना जाता था उनके लिए एक तरह का डिसेबिलिटीज थी, लेकिन जो ब्राह्मण है उनके लिए जो है प्रिविलेज था, क्योंकि जो सारे प्रिविलेज थे वो उन्हीं के लिए ही थे कास्ट सिस्टम में। नागरिक और धार्मिक विकलांगता और विशेषाधिकार, ठीक? नागरिक और धार्मिक विकलांगता और विशेषाधिकार, ठीक? तो नागरिक और धार्मिक विकलांगता क्या है कि कुछ चीज़ों से आपको जो है महरूम कर दिया जा रहा है, कुछ चीज़ों से आपको मतलब आपको करने से मना किया जा रहा है, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते। जैसे कि ज़्यादातर जो है जो टीचिंग का काम था, जो एजुकेशन का, शिक्षा का जो काम था, वो ज़्यादातर किसके ऊपर था, वो ब्राह्मण ही कर सकते थे, बाकी कोई नहीं कर सकता था। और ब्राह्मण को ही एक तरह का विशेष अधिकार भी दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। यहाँ पे जो है चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं होती थी, बल्कि जो है आपको और एस्क्राइब स्टेटस के बेस पे आपको ऑक्यूपेशन दिया जाता था। मतलब जो ब्राह्मण हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या होगा, टीचिंग का होगा। ऐसी सारी कास्ट के जो ऑक्यूपेशन होंगे, मतलब क्या काम करेंगे, क्या व्यवसाय होंगे उनका, वो कास्ट के बेसिस पे तय होता था। ऐसा नहीं है कि किसी के पास चॉइस होती थी कि वो क्या काम करना चाह रहा है वही काम करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कास्ट सिस्टम में। कास्ट सिस्टम में आप पैदा हुए, उसके बाद जैसे ही आप पैदा हुए आपको आपका डिसाइड हो गया कि आपका ऑक्यूपेशन यानी कि आपका व्यवसाय क्या होगा, वहीं पे आपका आपको डिसाइड कर दिया गया, ठीक? व्यवसाय के अप्रतिबंधित विकल्प का अभाव, ठीक? बहुत कम थे, बहुत कम विकल्प थे, मतलब थे ही नहीं एक तरह से। अगर देखें कि पिछली जो प्रिमिटिव सोसाइटी है इंडिया की, उसमें जो कास्ट सिस्टम थे उसमें आप देखेंगे कि जो व्यवसाय है वो बचपन से ही मतलब आपके बर्थ से ही, जन्म से ही तय कर दिया जाता है कि आपका व्यवसाय क्या है, क्योंकि हर कास्ट का एक अलग अलग व्यवसाय होता है। तो जिस कास्ट में आप पैदा हुए उसी कास्ट का व्यवसाय भी आपका व्यवसाय होगा, ठीक? नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड, ड्रिंक्स एंड सोशल इंटरकोर्स, ठीक? तो फूड, ड्रिंक्स और सोशल इंटरकोर्स मतलब एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, क्या पी सकते हैं, क्या खा सकते हैं, इन सब में भी रिस्ट्रिक्शन था। सारे कास्ट के लोग सारी चीज़ें नहीं खा सकते, ठीक? तो एक तरह से फूड में भी, ड्रिंक्स में भी और सोशल इंटरकोर्स में भी रिस्ट्रिक्शन था। जैसे नॉन-वेज को लेकर जो है आप देखेंगे
कि कुछ लोग जो है नॉनवेज नहीं खा सकते, कुछ लोग खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन था, ठीक। और सोशल इंटरकोर्स मतलब एक दूसरे से बातचीत करने में भी थोड़ा सा ये था। हाँ, ऑक्यूपेशन में चॉइस नहीं था, मतलब बर्थ से ही आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा वो डिसाइड हो जाता है, ठीक। जैसे आप ब्राह्मण की कास्ट में पैदा हुए तो आपका टीचिंग प्रीचिंग यही सब का काम होता है, ठीक। तो भोजन और पेय और सामाजिक संभोग पर प्रतिबंध था, ठीक। तो सारे लोग ऐसा नहीं कि एक ही तरह का भोजन कर सकते, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन था। ब्राह्मण जो है वो किसी शूद्र के यहाँ खाना नहीं खा सकता, ठीक। ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है, ये कास्ट सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन बनाया गया है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे भोजन हैं, जो पेय हैं, वो सब जो है, या सामाजिक संभोग यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत, किससे आप बात कर सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, किससे नहीं, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन बनाए गए। दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट की, वो है एंडोगेमी, अंतर्विवाह। मतलब कि आपको अपने कास्ट के अंदर ही विवाह करना है, अपने कास्ट के अंदर ही मैरिज करना है, ठीक। तो ये भी एक तरह का, तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया है जीएस घुरे ने, यानी कि गोविंद सदाशिव सदाशिव घुरे ने, ठीक। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने। उसके बाद देख लेते हैं कुछ बुक्स के बारे में बात किया है, कुछ बुक्स हैं जो जीएस घुरे की हैं। अब ये कौन-कौन सी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार, ठीक। कास्ट एंड रेस इन इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1932 में पब्लिश हुई। कल्चर एंड सोसाइटी 1947 में। इंडियन साधुज 1915 और नहीं 1953 होगा ये, ठीक। 1553 नहीं, 1953 होगा, ठीक। इंडियन साधुज 1953, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। अब ये देखिए, इंडो यूरोपियन की बात भी करते हैं गोविंद सदाशिव घुरे। क्या रिपीट करना है बताइए, कैरेक्टरिस्टिक फिर से रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है बताइए, मैं रिपीट कर देता हूँ जो नहीं समझ में आया हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर देता हूँ फिर से रिपीट। तो देखिए, कास्ट की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताए थे, जाति की 6 विशेषताएं बताई थी। सबसे पहले आता है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि समाज का खंडीय विभाजन। मतलब अगर अलग अलग खंड में जो है, हाँ, स्टार्ट से रिपीट करना तो बहुत मुश्किल है, ठीक, क्योंकि जितना टाइम लगा है उतना फिर लग जाएगा। तो स्टार्ट से रिपीट करना मतलब आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप फिर से रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा ना, रिपीट हो जाएगा। ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कास्ट सिस्टम का जो है, कास्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिएगा। ट्रिक नहीं, जो इम्पोर्टेंट बुक है वो याद कर लीजिए, क्योंकि बुक्स इतनी सारी हैं, उसमें ट्रिक लगाना वो आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक देख लीजिए। जो जिनकी क्रोनोलॉजी बनाना था, जिन बुक्स की क्रोनोलॉजी मतलब क्रोनोलॉजी के बेस पे क्वेश्चन पूछता है, उसकी ट्रिक मैंने बता दिया है, लेकिन इनकी क्रोनोलॉजी नहीं पूछी जाती है। इसीलिए जो है आप बुक्स ऐसी अपने हिसाब से जो भी ट्रिक बन जाए उससे याद कर लीजिए, ठीक। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 6 विशेष विशेषताएं बताया है उन्होंने जाति की। सेगमेंटल डिवीजन, खंडीय विभाजन, यानी कि पूरे समाज को अलग अलग खंड में बांटा गया, अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया, ठीक। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। तो ये 4 खंड है, 4 खंड में लोगों को बांटा गया, पूरे समाज को। दूसरा हायरार्की, मतलब कि कोई कुछ कास्ट जो है वो ऊपर अपर स्टेटस की होती है, कुछ लोअर स्टेटस की होती है, किसी का क्रम जो है, किसी का पद जो है ऊंचा होता है, किसी का नीचा होता है, ठीक।
कुछ रिलीजियस डिसेबिलिटीज या प्रिविलेज होती हैं, कुछ धार्मिक विकलांगताएं या विशेषाधिकार होते हैं। तो कुछ लोगों को जो है डिसेबिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि जो निचली जाति के लोग थे उनको मतलब कुछ ऐसे काम दिए जाते थे जिनसे उनको लगता था कि उनको जो है डिसेबल किया गया है, यानी कि विकलांगता में रखा गया है। बुक से ज्यादातर मैं बता दूंगा अभी कौन कौन सी बुक से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जीएस घुरे की कौन कौन सी बुक ज्यादा पूछी जाती है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है आपको याद करना। लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन की चॉइस नहीं होती थी बाय बर्थ। जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ उस कास्ट का एक फिक्स ऑक्यूपेशन होता था, उस कास्ट का, उस जाति का एक फिक्स जो है व्यवसाय होता था और वही व्यवसाय आपको करना होता था। रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड, ड्रिंक्स एंड सोशल इंटरकोर्स। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन था फूड पे, ड्रिंक्स पे, सोशल इंटरकोर्स पे, मतलब एक दूसरे के साथ मिलने पे, क्या खाएंगे इस पे भी रिस्ट्रिक्शन था, या क्या पीना है इस पे भी रिस्ट्रिक्शन था। भोजन पे और सामाजिक संभोग पर भी प्रतिबंध था। एंडोगैमी, एंडोगैमी मतलब अंतर्विवाह, आपको अपने कास्ट के अंदर ही शादी करना। तो देखिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल्चर एंड सोसाइटी से एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा नहीं पूछा गया। इंडियन साधु से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन 2022 में भी पूछा गया। तो ये जो बुक्स इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो तो याद करना ही करना है। ठीक, फैमिली एंड किन इन यूरोपियन कल्चर। अब मैंने बोला कि जो कास्ट सिस्टम है वो ज्यादातर यूरोपियन या इंडो आर्यन की बात करते हैं, तो उससे आप जो है इस बुक का नाम याद रख सकते हैं। 1955 में पब्लिश हुई। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, उसके बारे में बात किया है। अर्बनाइजेशन के बारे में, अर्बनाइजेशन यानी कि जो सिटीज हैं वो। ठीक, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुक किसकी है। 1962 में पब्लिश हुई। एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी। ठीक, रूरल अर्बन कम्युनिटी, इससे भी एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1962 में पब्लिश हुई। शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक, इसके कई वॉल्यूम हैं या कई वर्जन हैं, जो 1943, 1959, 1963, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ईयर्स ज्यादातर आपको जीएस घुरे की बुक से रिलेटेड ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं, तो ईयर अगर नहीं भी याद है आपके तो चल जाएगा। रिलीजियस कॉन्शियसनेस, कल्चर के फाउंडेशन में इन्होंने सबसे पहला वर्ड जो बोला था, वो जो 5 फाउंडेशन है उसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, रिलीजियस कॉन्शियसनेस है। तो उससे आप याद रख सकते हैं रिलीजियस कॉन्शियसनेस 1965 में। इंडियन कस्टम, इंडियन कॉस्ट्यूम। ठीक, 1966। सोशल टेंशंस इन इंडिया, इंडियन एक्लचरेशन। ठीक, वैदिक इंडिया, ब्रिंगिंग कोलरॉन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लोनिकन, देन एंड नाउ, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो याद रख सकते हैं आप। बाकी बुक्स अगर नहीं भी याद है तो ट्रिक कुछ रख लीजिए जिससे आप जो है जीएस घोरे की बुक को पहचान सकते हैं। ठीक, या खुद आप बैठ के देख लीजिए, सारी बुक लिखी हुई हैं। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपके पास सारी बुक्स की पीडीएफ होगी। ठीक, तो वो बुक आप देख लीजिए कि क्या ट्रिक बनाई जा सकती है, कैसे इसको याद किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। ये एंथनी गिडेंस का कॉन्सेप्ट है। एंथनी गिडेन को पढ़ते वक्त ये कॉन्सेप्ट छूट गया था, तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात करते हैं एंथनी गिडेन। फॉर गिडेन, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक, तो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी किसका कॉन्सिक्वेंस है इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन किसको कहते हैं, जिससे आप जो है बर्थ कंट्रोल करते हैं। ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन। ठीक, तो इफेक्टिव contraception of economic and social independence of women that also liberated men from the constraint of traditional gender expectation। ठीक, तो यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, जेंडर
ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशन होता है। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी इज दैट विच कैन बी शेप्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एरोटिक नीड एंड वांट्स। ठीक, तो ये क्या है, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपली ये है कि हर जेंडर के साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशन होती है, और उसी बेस पे लोग चाहते हैं कि लोग उसी बेस पे काम करते रहें। जैसे एक विमेन है, तो विमेन को क्या काम करना चाहिए, ये हमारा समाज जो है वो फिक्स कर चुका है। ठीक, जिसमें जो है ज़्यादातर मेन को लिबरेटेड माना गया है। ठीक, मेन को लिबरेशन ज़्यादातर दिया गया है और विमेन को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। ठीक, उसके बारे में बात करते हैं वो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी में। जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये पूछा जाता है। प्लास्टिक कामुकता एंथनी गिडेंस द्वारा दिया गया है। ठीक, गिडेंस के लिए प्लास्टिक कामुकता महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के प्रभावी गर्भ निरोधक का परिणाम है। मतलब कि हम जो जो विमेन है, जो महिलाएं हैं, उनकी जो सामाजिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता है उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक, उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करते हैं। मतलब हम नहीं चाहते जो है कि महिलाएं जो है वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर स्वतंत्र हो। ठीक, जो पुरुषों को पारंपरिक लिंग अपेक्षाओं की बाधाओं से मुक्ति करती है। प्लास्टिक मुक्ता वो है जिसे व्यक्तिगत कामुक जरूरतों और चाहतों के अनुसार आकार दिया जा सकता है। ठीक, तो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी मतलब कि एक तरह से आप जैसे प्लास्टिक को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे आप जो है महिलाओं को भी उसी तरह से समझते हैं। तो इसी का नाम दिया है उन्होंने प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, यानी कि प्लास्टिक कामुकता। तो ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि प्लास्टिक कामुकता का वर्ड किसने दिया था। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू आज की क्लास। एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। हाँ, कल क्लास होगी, सेम टाइम पे क्लास होगी, डेली क्लासेस होती हैं और होंगी। हाँ, तो राखी है, ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है, पूरा दिन तो होती नहीं है, तो 1 घंटे तो निकाल ही सकते हैं आप लोग। अगर नहीं भी टाइम मिल रहा है तो आप मतलब रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। वैसे लाइव क्लासेस करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसी टाइम अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी टाइम। पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना किसी को? ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।